सी आप लोग जब अपसेंट करते हो और आप लोग से जब एप्लीकेशन मांगा जाता है तो एक चीज़ कॉमन है जो सब में दिख रही है कि आपको एप्लीकेशन लिखने नहीं आता। या तो फॉर्मेट गलत होता है या फिर आप फॉर्मेट सही है, उसमें किस सेक्शन में क्या लिखना है वो आपको पता नहीं है। सी पहले स्कूल के टाइम में जो हम लोग एप्लीकेशन लिखते थे वो टाइम टू टाइम बेटा चेंज होते जाता है। जब आप प्रोफेशनल आते हो और इंग्लिश आपकी एडवांस होती है तो पहले हम लोग टू, याद है स्टार्टिंग में यहाँ टू लिखते थे, फिर थोड़ा सा स्पेस दे के फिर द प्रिंसिपल लिखते थे। बट अब न्यू फॉर्मेट में क्या होता है, सब कुछ एक अलाइनमेंट में लिखा जाता है। तो उस अपडेट को आपको एक्सेप्ट करना होगा और उसको सीखना होगा ताकि आगे जाके जब आप एप्लीकेशन राइटिंग करो तो आपको वो इशू ना हो, ना सामने वाला आपको बोले कि भैया ओल्ड फैशन वाला है। ठीक है, साथ ही साथ एप्लीकेशन राइटिंग और उसको फिर मेल करना। बहुत बार क्या होता है कि सी अभी तो यहाँ पे हम लोग एप्लीकेशन लिख रहे हैं, आप जब जॉब करोगे कॉर्पोरेट में एक चीज़ याद रखिएगा, इसका वैल्यू नहीं है कि हम आपको बोल दिए तो उस बात का वैल्यू रह गया। हम जब तक आपको वो मेल पे नहीं बोलेंगे तब तक वो वैल्यू नहीं किया जाएगा। वहाँ पे मेल पे बातें होती है, ना कि यहाँ पे वर्ड टू वर्ड, क्योंकि यहाँ पे सामने वाला मुकर सकता है। वहाँ पे क्या आपका रिटन फॉर्मेट में है ना, तो वो आपका प्रूफ है कि मैंने तो बहुत बताया था भाई, मैंने तो भेजा था, मैंने बोला था कि ये कर देने, तुमने नहीं किया। तो आपको मेल राइटिंग भी आनी चाहिए। दोनों का अलग अलग स्ट्रक्चर है, अलग अलग फॉर्मेट है। आप एप्लीकेशन, आज जो मैं एप्लीकेशन फॉर्मेट बताऊंगा आपको, उस एप्लीकेशन को समझिएगा, अपने कॉपी में लिखिएगा। देखो कौन है, उसको कॉपी में लिखिएगा। उसके बाद आपका काम है, आप नीचे जाके MS वर्ड ओपन करके आप सेम एप्लीकेशन को वहाँ पे टाइप करोगे। इससे क्या होगा ना कि आपके MS वर्ड का प्रैक्टिस भी हो जाएगा, क्योंकि आपको अलाइनमेंट भी तो स्वीट डिसाइड करनी पड़ेगी ना, कैसे क्या लिखना है। उससे आपका वर्ड का प्रैक्टिस भी हो जाएगा। उसके बाद उसको आपको PDF के फॉर्मेट में सेव करना है। किस फॉर्मेट में? PDF के फॉर्मेट में। आता है ना करने? yes, कौन सा ऑप्शन से करते हैं? फाइल टैब में कौन सा ऑप्शन? फाइल टैब में एक्सपोर्ट। अच्छा, एक्सपोर्ट वाले ऑप्शन से आप उसको PDF में चेंज कर सकते हैं। PDF में चेंज करने के बाद आपको अपना मेल लॉगिन करना है और वहाँ पे मेल लॉगिन करने के बाद प्रॉपर जिस तरीके से मेल राइटिंग होता है, एक मेल लिखोगे और वो जो एप्लीकेशन आपने PDF में चेंज किया था उसको आप अटैच करोगे एज अटैचमेंट और मेरे को शेयर करोगे मेल एड्रेस पे। समझ में आ गया? ओके। सी मैंने आप लोग के लिए एक पूरा फॉर्मेट बना के रखा है किसमें आपको क्या चीज़ें डालनी है, क्या कंटेंट होगा। एप्लीकेशन राइटिंग जो करेंगे सबसे पहले ऊपर में आप रिसीवर्स का एड्रेस डालते हो। रिसीवर कौन? जो रिसीव करेगा, जिसको आप लिख रहे हो। सेंडर कौन? जो भेजता है। ओके, रिसीवर्स एड्रेस वो पर्सन किस डेजिग्नेशन पे वो भी लिख सकते हैं। लाइक अगर आप सेंटर को एप्लीकेशन लिख रहे हो तो आप लिख सकते हो सेंटर कोऑर्डिनेटर, ना कि द सेंटर ऑनर। सेंटर ऑनर तो आके आपका एप्लीकेशन अप्रूव नहीं करेगा ना, कौन करेंगे? सेंटर कोऑर्डिनेटर करेंगे ना। तो आपको यहाँ पे रिसीवर का एड्रेस लिखना है या फिर आप उसका डेजिग्नेशन लिख दीजिए। इंस्टीट्यूट का नाम होगा, KYP सेंटर का कोड क्या है वो होगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिखाएगा टू द सेंटर कोऑर्डिनेटर क्रिएशंस ट्रेनिंग भागलपुर, KYP 01010001। ये हो गया आपका रिसीवर एड्रेस। कोई कंफ्यूजन यहाँ पे नहीं ना? कॉपी निकाल के बैठी सब कोई, और पहला पॉइंट दो वहाँ पे रिसीवर एड्रेस। आज के बाद जो भी एप्लीकेशन मेरे को रिसीव होगा मेक श्योर इसी फॉर्मेट में हो, अदरवाइज वो एप्लीकेशन आपका एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा और आपको फाइन लगाया जाएगा जो लगता है। ओके, पहला पॉइंट दीजिए और लिखिए वहां पे रिसीवर्स एड्रेस। उसमें क्या लिखना है समझ में आ गया ना? कोई कंफ्यूजन है नहीं ना? ओके। नेक्स्ट है आपका डेट। अच्छा, कौन सा डेट डालेंगे? जिस दिन हम अपसेंट थे वो वाला क्या?
कौन कौन हाँ बोल रहे हो? जिस दिन आप लोग लिख रहे हैं। वेरी गुड। जिस दिन आप वो एप्लीकेशन लिख रहे हो आपको उस दिन का डेट डालना है। ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आज एप्लीकेशन लिख रहा हूं तो मैं क्या डेट डालूंगा आज का? 24/5/2024। ओके, सेकेंड पॉइंट में लिखिए डेट। इसके बाद सब्जेक्ट मेन होता है आपका सब्जेक्ट, कि आप किस रीजन से एप्लीकेशन लिख रहे हो। सब्जेक्ट हमेशा लिखना चाहिए FOR फॉर देके, कि फॉर दिस पर्पस, फॉर लीव या कोई और काम है आपको, या कोई आप जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो तो फॉर जॉब। ठीक है, आप जो भी लिखोगे फॉर देके लिखोगे आगे में। सब्जेक्ट किस पर्पस से आप वो एप्लीकेशन लिख रहे हो। थर्ड पॉइंट डालिए सब्जेक्ट। इसके बाद है सैल्यूटेशन। इसमें क्या होता है ना कि आप जिसके लिए एप्लीकेशन लिख रहे हो आप उसको एड्रेस करते हो। फॉर एग्जांपल आप देखते होगे सब्जेक्ट के बाद ना सर मैडम लिखा हुआ रहता है कि नहीं रहता है, और उसके बाद फिर कॉमा देने के बाद फिर आपका नीचे एप्लीकेशन स्टार्ट होता है। तो वहां पे सर मैडम, मैडम को छोड़ सकते हैं हम लोग, लिख सकते हैं सर एंड मैम। एंड मैम का स्पेलिंग में आप लोग क्या करते हो गलती, कैसे लिखते हो मैम? MA कॉमा नहीं, ऊपर वाला। ठीक है, स्टॉपियस आएगा फिर उसके बाद AM, तो मैं हो जाएगा MA स्टॉपियस फिर A फिर M, तब हुआ मैम। ओके, सर स्लैश मैम। इसके बाद है फोर्थ पॉइंट हो गया। फिफ्थ पॉइंट है आपका बॉडी ऑफ कंटेंट। ये है मेन। अब जो आपका यहाँ पे डियर सर मैम के कॉमा के बाद आप जो अभी स्टार्ट करोगे पैराग्राफ, ये आपका मेन है। सी आप लोग बहुत लोग क्या करते हो ना कि एप्लीकेशन जल्दी जल्दी में लिखने में, या भैया मन नहीं करता लिखने का, आप एप्लीकेशन को बस रीजन लिख देते भैया हम इतना से इतना दिन तक अब्सेंट है इसलिए मेरे को लीव दे दी जाए और क्लास में बैठने का अनुमति दे दिया जाए बाद में। वैसा नहीं होगा। सबसे पहले आपको इंट्रोड्यूस करना होगा खुद को। सबसे पहले आपको खुद को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा कि आप हो कौन, क्योंकि भैया एप्लीकेशन जब हम पढ़ रहे हैं, ऊपर में तो हम पढ़ लिए थे सेंटर कोऑर्डिनेटर, क्रिएशन स्टडिंग भागलपुर, डेट देख लिए, डियर सर मैम देख लिए, हमको अभी तो पता नहीं कि मैंने को एप्लीकेशन लिखा कौन है, नहीं ना पता है। तो आपको नीचे में अपना इंट्रो डालना होगा। कैसे लिख सकते हैं इंट्रो, तो बताओ दो कैसे लिखोगे? कोई लाइन स्टार्ट करके बताओ, कैसे स्टार्ट करोगे बताइए, खड़े होके। ओके, वेरी गुड, बैठिए। ये भी लिख सकते हो, और क्लियरली छोटा सा लिखना है तो आई बेग टू से दैट, समझ लो, सविनय निवेदन के साथ कहना है कि आई बेग टू से दैट आई एम राजनंदन ऑफ योर सेंटर फ्रॉम April 1st बैच। ठीक है, इंट्रो समझ गए अपना कैसे डालना है। अपना इंट्रो डालने के बाद स्टेट द रीजन फॉर द एप्लीकेशन। अब फिर रीजन पे आओ, इंट्रो खत्म हो गया। अब आओ भैया मेन पॉइंट पे कि तुमने जो एप्लीकेशन डाला है, मान लो तुम कल एब्सेंट थे, आज तुम एप्लीकेशन लेके आए हो, ऊपर में आ गया था फॉर एब्सेंट, रीजन में सब्जेक्ट में। अब नीचे में तुमको डालना कि तुम एब्सेंट क्यों थे कल, जो तुम एप्लीकेशन लिख रहे हो आज, तुम एब्सेंट कल क्यों थे, किस रीजन। ये नहीं लिखना है किसी रीजन से एब्सेंट थे, कोई काम आ गया था, वो काम नहीं करना। आपको वहां पे एलिब्रेट करना पड़ेगा कि भैया क्या काम था, क्या मेन आपको रीजन था आपके एब्सेंट का, तभी वो आपका एप्लीकेशन माननीय होगा, एक्सेप्टेबल होगा। Related factors such as the number of days for a leave, including dates, reason for fee, concession, etc. इसके बाद आपको डालना है कि कब से कब तक की छुट्टी लेनी है, या कब से कब तक का छुट्टी आपने लिया था जिसके कारण आप एप्लीकेशन लिख रहे हो, या कोई आपको फाइन लगा दिया गया है तो उसको कितना लगा है वो डाल सकते हो, या उससे आपको राहत चाहिए कि सर मैं फाइन नहीं दे पाऊंगा, आप वो डाल सकते हो। ठीक है, वो वेरी करता है पर्सन टू पर्सन, जैसा एप्लीकेशन आप लिख रहे हो, जिस पर्पस के लिए लिख रहे हो। ओके, नेक्स्ट उसके बाद आप पैराग्राफ ब्रेक करोगे। पैराग्राफ समझ में आता है ना क्या होता है, क्या
व्हाट इज पैराग्राफ? वाह, अभी तो यस सर बोल रहे थे। व्हाट इज पैराग्राफ? हम पूछ रहे हैं पैराग्राफ होता क्या है? तो छोड़ेंगे तो स्पेस हो जाता है, खाली जगह। मल्टीपल ऑफ सेंटेंसेस कॉल्ड पैराग्राफ। इसको और अच्छे से बोलो। A type of essay which have 100 words. और नहीं हुआ तो 80 to 100 words. 79 ही रह गया तो। पैराग्राफ को आप डिफाइन कर सकते हो, अ ग्रुप ऑफ सेंटेंसेस इज नोन एज पैराग्राफ। अ ग्रुप ऑफ सेंटेंसेस इज नोन एज पैराग्राफ। मैंने बताया भी था तुम लोग को MS वर्ड के टाइम। A group of a group of sentences makes a paragraph, a group of words makes a sentence, a group of letters makes a word। समझ में आया? ठीक है, आप पैराग्राफ ब्रेक करोगे, उसके बाद आप अपना ग्रेटिट्यूड शो करते हो कि भैया ठीक है मैंने छुट्टी ले ली, रीज़न मैंने दे दिया, अब प्लीज़ मेरे एप्लीकेशन को आप एक्सेप्ट कर लीजिए, इसके लिए मैं सदा आपका आभारी रहूँगा, शुक्रिया अदा करूँगा। ठीक है, क्लोजिंग लाइन। इसके बाद आप इस साइड में देखो, सब कुछ आपके इस फॉर्मेट इस साइड में ही अलाइन किया हुआ है, लेफ्ट अलाइनमेंट ही है सब कुछ ना, तो कुछ भी आपका इस साइड नहीं आना चाहिए राइट अलाइनमेंट में, सब कुछ आपका लेफ्ट अलाइनमेंट से ही लिखा हुआ स्टार्ट होना चाहिए। क्लोजिंग लाइन, योर ओबीडियंटली, योर सिंसियरली एक्सेट्रा, इस दोनों में से आप कुछ भी यूज कर सकते हो, आपका आज्ञाकारी। ठीक है, और उसके बाद आप अपना डिटेल लिखोगे, है ना, नेम ऑफ द सेंडर विथ डिटेल्स, नेम, बैच का टाइमिंग, और अगर आपका लर्नर कोड है आपके आईडी कार्ड में तो आप लर्नर कोड भी डाल सकते हो। ओके, इसके पहले वाले में क्या होता था ना कि हम लोग ये वाला सेक्शन पता है इधर लिखते थे, अभी भी हम लोग हिंदी में लिखते हैं तो ये सेक्शन इधर ही लिखते हैं ना, और उसके बाद ऐसे एक डिज़ाइन बनाते हैं और यहाँ पे डेट मारते हैं ऐसे टेढ़ा करके, बट इंग्लिश में चेंज हो गया है ना, समझ में आ गया स्ट्रक्चर, फॉर्मेट समझ में आ गया ना। तो अब से मेरे को जो भी एप्लीकेशन मिलेंगे सारे इसी फॉर्मेट में मिलने चाहिए, हिंदी में तो मिलना नहीं चाहिए। पहली बात, हिंदी में एप्लीकेशन नहीं होना चाहिए, आपका सारा एप्लीकेशन इंग्लिश में एंड सेम फॉर्मेट। ओके, फॉर्मेट मैंने बता दिया, मैं आपको एक डमी एप्लीकेशन दिखा देता हूँ, आप प्लीज़ उस डमी एप्लीकेशन को कॉपी में नोट कर लोगे ताकि आगे आप जब एप्लीकेशन लिखो तो उसका हेल्प ले सको। ठीक है, प्लीज़ उसको लिख लीजिएगा। रिसीवर एड्रेस है ना, डेट डाल दिया, सब्जेक्ट डाल दिया, रजिस्ट्रेशन डाल दिया, इसके बाद आपका कंटेंट ऑफ द बॉडी, इंट्रो दिया है, देखो यहाँ पे लिखा है कि नहीं लिखा है, I would like to bring to your kind attention that my name is Aman Sharma, a student of class 11 of your school. Next week I have to attend my cousin's marriage in Jaipur and I would not be able to attend school from 1st July 2000XX to 3rd July 2000XX. I will rejoin from 4th July 2000XX. I would be highly obliged if you will grant me leave for 3 days. I shall be thankful to you. चलो एक कोई पढ़ो तो एक बार, आप लोग थोड़ा देखें कैसे पढ़ते हो। सुमन प्लीज एक बार खड़े हो। हाँ, कर सकते, कोई दिक्कत नहीं, कर सकते नहीं भी कर सकते हैं, ठीक है, बोलो एक बार पढ़िए तो अच्छे से। The principal marriage school, Mary Public School, Goa, Haryana, 142X. ओके Date है 25 June 2000XX. Okay. Subject application for leave from started to ended. ओके Yes, sir, madam. I would like to give your kind attention that my name is Aman Sharma. ओके, एक मिनट सुमन, कुछ पढ़ रहे तो कुछ गलत लग रहा है, Yes. रीडिंग में कुछ गलती नज़र आ रही है क्या? आप वर्ड के बाद रुक जा रहे हो, रुकना कब है? जब पंचुएशन मार्क आए तब रुकना है, या फिर जब एंड आए, एंड और कंजक्शन जब आते हैं या जब पंचुएशंस आते हैं आपको तब थोड़ा स्पेस लेना है। फिर से पढ़ो तो इस वाले कंटेंट ऑफ द बॉडी को। I would like to bring to your kind attention that my name is Aman Sharma, a student of class 11 of the school. Next
next week I have to attend my cousin marriage. कजन्स मैरिज। Cousins marriage. अच्छा, यहाँ पे कजन्स मैरिज, यहाँ पे स्टॉफियस से मतलब क्या हुआ? स्टॉफियस का मतलब क्या होता है? का के की, याद रखिएगा। अब हम लोग क्या बोलते हैं? माई फादर्स नेम। अगर वहाँ पे स्टॉफियस नहीं लगाए तो क्या हो जाएगा? मेरे पापाओं का नाम। तो वहाँ पे स्टॉफियस लगाना जरूरी है। चलो आगे। I have to attend my cousin's marriage in Delhi, and I will not be able to attend school from first July. 2006 to July. And the join from 4th July 2006. I will be highly obliged obliged if you will grant me leave for 3 days as a please thank you. वेरी गुड। बैठिए, जल्दी से उसको लिख के ख़त्म करो। चलो एक क्वेश्चन पूछते हैं। मान लो ये जो आपका पैराग्राफ है पूरा, यहाँ पे देखो ये लाइन यहाँ ख़त्म हो रहा है, ये यहाँ पे, ये थोड़ा ऊपर, ये इससे थोड़ा आगे, इस साइड का अलाइनमेंट मैच कर रहा है क्या? अगर मेरे को सारा अलाइनमेंट इसका मैच कराना है, इधर भी एक बराबर रहे, इधर भी एक बराबर रहे, वर्ड का कौन सा ऑप्शन यूज करेंगे? एमएस वर्ड का रैप टेक्स्ट। रैप टेक्स्ट होता है एमएस वर्ड में? होता है नहीं। वेरी गुड अचिंत्या। जस्टिफाई ऑप्शन कहाँ मिलता है आपको? होम टैब के पैराग्राफ ग्रुप में। आप जब अभी नीचे जाके ये लिखोगे तो आपको हेल्प आएगा उसका, ठीक है? याद रखिएगा माइंड में। फास्ट, 2 मिनट से ज़्यादा और नहीं देंगे, जल्दी लिखो। क्या बोले? यहाँ पे आपको जगह देना पड़ेगा, स्पेस। डन। प्लीज फास्ट करो, खा पी के आए फिर भी।
हो गया। आई थिंक अब एप्लीकेशन लिखने में कोई दिक्कत कभी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, फॉर्मेट समझ गए, मैंने एक डमी भी आप लोग को दिखा दिया कैसे क्या लिखना है। अगर अभी भी किसी को कन्फ्यूजन है, कोई भी डाउट है तो प्लीज़ पूछ सकते हो। एनीवन? कोई डाउट नहीं है ना? ओके। लेट्स गो फॉर ईमेल राइटिंग नाउ। सी, मैंने कुछ पॉइंट्स यहाँ पे नोट किए हैं कि आप जब ईमेल राइटिंग करते हो तो उसमें क्या क्या सेक्शंस होता है जहाँ पे आपको फिल करना पड़ेगा। आप, ठीक है, अगर हम फ़ोन पे मेल भेज रहे हैं या सिस्टम पे मेल भेज रहे हैं तो आप किस ऑप्शन के हेल्प से अपना मेल राइटिंग वाला विंडो ओपन करोगे? उस ऑप्शन को क्या बोलते हैं? और कोई? आपको मेल लिखना है किसी को नया वाला, किस ऑप्शन से आप लिख सकोगे? एक नाम होता है उस ऑप्शन का। एनीवन? इनबॉक्स में तो मैसेज आते हैं, देखो लिखना है, प्लस साइन रहता है ना, उसका नाम क्या होता है? नहीं, राजनंदन ने सही बोला था, कंपोज। क्या नाम होता है? कंपोज। आप कंपोज वाले ऑप्शन पे जैसे क्लिक करोगे आपके सामने एक नया विंडो ओपन हो जाएगा जहाँ पे आप नया मेल टाइप कर सकते हो। उसमें फर्स्ट सेक्शन होता है टू का। अच्छा, फ्रॉम क्यों नहीं होता है भाई? हम लोग अभी एनवेलप देते हैं किसी को पार्टी फंक्शन में, पहले तो टू लिखते हैं, ग्रीटिंग्स लिखते हैं, उसके बाद हम फ्रॉम भी तो लिखते हैं, इसके द्वारा भेजा गया है। तो हम मेल में फ्रॉम वाला सेक्शन क्यों नहीं ऐड किया गया? कैसे चल जाएगा? हाँ हाँ, आप अपने अकाउंट में साइन इन होके ना मैसेज लिख के भेज रहे हो तो आपका बाय डिफॉल्ट वहाँ पे फ्रॉम आपका ईमेल एड्रेस है जिससे आपने लॉगिन किया है अपने जीमेल अकाउंट में। बोलो। ईमेल एड्रेस में XYZ करके किसी का नाम रहेगा तो फॉर एग्जाम्पल सर मान लीजिए किसी का ईमेल आईडी का नाम है GamerPro XYZ, भेजने वाले को कैसे पता चलेगा कौन भेजा? वहाँ पे सर GamerPro लिखा है। आप बोल रहे हो कि अचिंत्या कि मान लो मैं सेंडर हूँ, मेरे को मेल भेजना है, ठीक है, और मेरा जीमेल अकाउंट क्या है? जीमेल अकाउंट पूछ रहे हैं, ईमेल एड्रेस। ईमेल आईडी हाँ, कुछ भी है सर xyzgamer@gmail.com, ठीक है। ये तो हुआ आपका ईमेल एड्रेस ना, मेल एड्रेस जिससे मेल जाएगा। आपका नाम भी शो होता है जब आप जीमेल अकाउंट बनाते हो, गूगल अकाउंट बनाते हो तो आप नेम भी तो अपना ऐड करते होगे ना, नेम सेक्शन में, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, आप वहाँ पे तो कुछ नाम लिखे होगे। तो उसको जो मेल जाएगा ना तो वहाँ पे आपका मेल एड्रेस तो वो बाद में क्लिक करेगा मोर डिटेल्स में, तब आपको उसका दिखाएगा कि कौन भेजा है। अदरवाइज आपका जो नाम है गूगल अकाउंट में वही ऊपर में शो होने वाला उसके इनबॉक्स में कि सौरभ कुमार ने भेजा है। भले मेरा मेल एड्रेस क्या है, सौरभ KUM021, वहाँ पे दिखाएगा सौरभ कुमार ही। पहले उसको ओपन कीजिए, मोर डिटेल्स में जाइए, तब आपको वहाँ पे दिखाएगा कि हाँ इसका क्या मेल एड्रेस था, सौरभ KUM021@gmail.com। समझ में आया? टू में जिसको आप मेल भेजने वाले हो आप उसका मेल लिखते हो, उसका एड्रेस लिखते हो। अगर बाय डिफॉल्ट मान लो गलती से आपसे कुछ मिस्टेक हो गया और आपने गलत मेल आईडी लिख दी और आपने भेज दिया, अगर उस नाम से उस एड्रेस से कोई जीमेल आईडी नहीं होगा तो वो नहीं जाएगा, वो आपको बाउंस बैक कर दिया जाएगा। आपके मेल पे एक नोटिफिकेशन आएगा बाउंस बैक का कि इस एड्रेस का कोई नहीं है, आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हम लोग, इसलिए आप प्लीज़ इसको दोबारा से रीचेक करके भेजिए।
अगर कोई होगा तो वो सेंड हो जाएगा, आप इसमें अंडू नहीं कर सकते हो। ये व्हाट्सअप नहीं है कि अगर हम एक बार मेल भेज दिए और हमको अब डिलीट करना, भैया गलत चीज़ लिख दी है तो डिलीट कर दें, वो नहीं होगा, वो वहाँ पे अब डिलीवर हो गया। समझ में आया? अच्छा, CC और BCC पढ़ो तो क्या लिखा हुआ है? CC में क्या लिखा हुआ है? अदर पीपल रिसीविंग द मेल विद विजिबल ईमेल आईडीज। BCC में लिखा हुआ है अदर पीपल रिसीविंग द मेल विद हिडन ईमेल आईडीज। ओके, समझ में आ रहा है कुछ? क्या समझे? ईमेल आईडी शो नहीं होगा सर। हम सेंडर है, मेरा मेल एड्रेस है saurabh KUM021@gmail.com। मेरे को मेल करना है चिंतिया को, मैंने मेल किया CC में डाल के, तो उसको मेरा दिखेगा या नहीं दिखेगा? BCC कर दिया तो वैसा कुछ नहीं होता। सुनो, आप फेसबुक चलाए होगे सब कोई कभी ना कभी, सबका स्टार्टिंग फोन का फेसबुक से ही होता है, भूले बैठ के बनाए ही होगे। उसमें जब फोटो टैग किया जाता था तो वहाँ पे नोटिफिकेशन आता था कि फलना टैग यू एंड 25 अदर्स, और तुम जैसे 25 अदर्स पे क्लिक करते थे तो वो 25 का लिस्ट आ जाता था किसको किसको टैग किया गया। तो वहाँ पे विजिबल था ना कि किसको किसको और टैग किया। भैया CC में क्या होगा, सारे के ईमेल आईडीज आपको दिखेंगे कि आपके साथ साथ किनको किनको ये मेल गया है। क्लियर है? BCC, अच्छा कंपनीज जो मेल करती है, कंपनीज जो मेल करती है वो क्या सिर्फ आपको एक टाइम पे करती है क्या? एक बार में लाखों करोड़ों को मेल जाता है ना। तो भैया आप जब उसका मोड समझ जाते हो तो वो सिर्फ आपका ही मेल आईडी क्यों दिखाता है? वो यूज करती है क्या? ब्लाइंड कार्बन कॉपी। वहाँ पे दूसरे का ईमेल एड्रेस नहीं दिखाएगा, वो सिर्फ आपको आपका ही दिखाया कि इसने भेजा और सिर्फ आपको भेजा, बट वो गया लाखों करोड़ों को है। समझ में आया? सब्जेक्ट, आप नेटिकेट पढ़ रहे हो ना CIT में, नेटिकेट में एक सेक्शन है ईमेल राइटिंग में कि भैया आप जब भी मेल राइटिंग करो तो आपको सब्जेक्ट लिखना कंपलसरी है। क्यों कंपलसरी है बता सकते हो कोई? एनीवन? क्योंकि आप देखना, आपका जीमेल अकाउंट जैसे आप ओपन करोगे, इनबॉक्स और जब ओपन होगा तो इनबॉक्स में पूरा मेल आपको लिखा हुआ पहले नहीं दिखाएगा, ऊपर में जो सब्जेक्ट रहता है ना सिर्फ वही हाईलाइट रहेगा। उसके बाद जब आप ओपन करते हो तब पूरा आप मेल पढ़ते हो, जीमेल अकाउंट जिसका सेंडर का, और उसके बाद नीचे में सब्जेक्ट, यही शो करेगा। तो यही बोला जाता है कि अगर आप सब्जेक्ट लिख के नहीं भेज रहे तो वहाँ पे क्या लिखा हुआ है? नो सब्जेक्ट। तो सामने वाले को क्या लगेगा कि भैया फालतू मेल है, इसको हम इग्नोर कर सकते हैं। अब क्या पता तुम इमरजेंसी में कुछ लिख के भेजो, वो तो इग्नोर कर दिया। तो अगर वैसा कुछ है तो आपको ऑलवेज एक सब्जेक्ट डालना है कि भैया इस रीजन से मैंने आपको ये मेल किया है, आप खोल के इसमें पढ़ सकते हैं। समझ में आ गया? सामने वाले को पता रहता है कि हाँ मेरे को जो मेल आया हुआ है इससे इस टॉपिक पे आया है। नेक्स्ट है ग्रीटिंग्स। जैसे तुम लोग यहाँ पे ग्रीटिंग करते हो ना, गुड मॉर्निंग सर, गुड आफ्टरनून सर, गुड इवनिंग सर, गुड नाइट सर, तो मेल जब भेज रहे हैं तो उस समय मेरे को ग्रीटिंग करनी है। अब मेरे को बताओ, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग लिखना सही रहेगा क्या मेल पे? हाँ या ना? क्यों नहीं? वेरी गुड। तुमने सुबह में लिख दिया गुड मॉर्निंग सर, मेल ओपन कर रहे हो रात के 12 बजे, तो गुड मॉर्निंग पढ़ेगा तो अच्छा लगेगा क्या? सेफ आंसर क्या हो सकता है, क्या लिख सकते हैं? हेलो, हेलो सर, मैम, या फिर ग्रीटिंग्स फॉर द डे, आज के दिन के लिए शुभकामनाएं। सबसे अच्छा ग्रीटिंग्स फॉर द डे मतलब आज के दिन के लिए शुभकामनाएं। ठीक है, ग्रीटिंग्स फॉर द डे डाल दो, आपका काम हो जाएगा। इसके बाद मेन बॉडी इंट्रोडक्शन, जैसा हमने अभी एप्लीकेशन में देखा था, सबसे पहले आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करोगे कि आप कौन हो जो मेल कर रहे हो। उसके बाद मेन बॉडी आपका पूरा सब्जेक्ट जाएगा कि भैया आप जो मेल कर रहे हैं सब्जेक्ट मैंने डाल दिया है, उसको एलेबरेट करना है, अच्छे से डिस्क्राइब करना है क्या मेन बात था जो आप लिखना चाह रहे थे। एंड लास्ट इज कंक्लूजन, आपका निष्कर्ष क्या है, आप क्या कहाँ पे उसको क्लोज करते हो। आप प्रोजेक्ट बनाते हो ना, एक कंक्लूजन ऐड करते हो लास्ट में प्रोजेक्ट में कि आपने इसको बना के क्या सीखा। तो आप जो मेल लिख रहे हो उससे आप क्या चाहते हो, लाइक कोई काम बोले हो किसी को, ठीक है, आपने लिख दिया सब्जेक्ट में एक वर्क,
मेन बॉडी में आए, सबसे पहले आप अपना इंट्रो दे दिए, उसके बाद जो काम है तुमने वो लिख दिया और कंक्लूजन में लिख दो कि आपको ये काम इतने बजे से इतने बजे तक कंप्लीट करना, अदरवाइज ये प्रॉब्लम होगा, ये प्रॉब्लम होगा। समझ में आया? इसके बाद एंड विद अ कंक्लूजन लाइन, सेम है, कोई दिक्कत नहीं। अटैचमेंट्स आपको अटैच करना है। अच्छा, अटैचमेंट्स में हम क्या क्या अटैच कर सकते हैं मेल पे, और एक टाइम पे कितना अटैचमेंट भेज सकते हैं पता है किसी को? मैक्सिमम अटैचमेंट कितना भेज सकते हो एक टाइम पे? नहीं 500 नहीं, भाई तो मुझे कितना अटैचमेंट भेज सकते हो? 4-5 तो रहता है। 4-5 बाबू, ये ऑप्शंस यहाँ पे बहुत सारे, सबका अपना अपना अलग अलग फंक्शन है। अटैचमेंट देखना, एक पेपर पिन आता है ना ऐसे कर्ल कर्ल किया हुआ, वही सिंबल रहता है आपका अटैचमेंट का। उस पर टैप करोगे, आपका ड्राइव ओपन होगा, जो भी आपको डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करने, फोटो सेलेक्ट करना, आप सेलेक्ट करो, वो अपलोड लेगा, ऐड हो जाएगा। दूसरा अपलोड करना, फिर से क्लिक करो, सेलेक्ट करो, वो फिर अपलोड हो जाएगा। वही मैं पूछ रहा हूँ कितना अटैचमेंट आप डाल सकते हो एक बार में, एक मेल में? एक मेल में कितना अटैचमेंट? और एज पर माई नॉलेज लास्ट जो मैंने ट्राई किया था, मेरे को एक फ़ोटो भेजना था तो मैंने 13 फोटोज़ से ज़्यादा मेरा ऐड नहीं हो रहा था। उसके बाद बोल रहा था कि आपका इससे ज़्यादा आप ऐड नहीं कर सकते। तो आई होप शायद 13 ही ऑब्जेक्ट्स आप ऐड कर सकते हो, 13 अटैचमेंट्स ऐड कर सकते हैं। शेड्यूल कर सकते हैं कि आपने मेल को, शेड्यूल का ऑप्शन मिलता है कि भैया अभी नहीं जाना है, इसका बर्थडे रात को 12 बजे है, तो जैसे 12 बजे इसको ऑटोमेटिक चला जाए मेल, कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। आप बगल में सेंड के बगल में सेंड शेड्यूल वाला होता है, आप उसमें डाल के उसको छोड़ दो, टाइम डाल के। ओके, लास्ट है आपका सिग्नेचर। जब आप कॉर्पोरेट में प्रोफेशनली मेल करोगे ना, तो आप देखना आपको जो भी रिसीव्स भी होता होगा कंपनी से मेल, नीचे में ना जो मेल भेज रहा है ना, उसका कंपनी का एक लोगो बना हुआ होगा साइड में, उसका नाम रहता है या फिर एक सिग्नेचर मारा हुआ रहता है, वो आप पहले से ऐड करके रख सकते हो अपने मेल आईडी में, वो ऑटोमेटिक ऐड हो जाएगा हर बार। ठीक है, उसको आप MS वर्ड पे भी क्रिएट करके कर सकते हो। जैसे हम लोग वर्ड पे डॉक्यूमेंट बनाते हैं ना, उसमें भी आप अपना सिग्नेचर क्रिएट कर सकते हो। समझ में आया? ठीक है, इसके बाद अब एक डमी मेल देखो। टू प्रिंसिपल कुछ है क्या इसमें? नहीं। क्यों नहीं ऐड किया गया? क्योंकि यहाँ पे हमने सिर्फ रिसीवर का मेल एड्रेस डाला है 2 में, काम खत्म। उसके बाद सब्जेक्ट वाले में आपको डालना एप्लीकेशन फॉर 2 days लीव। डियर सर मैम, आई एम राइटिंग दिस लीव एप्लीकेशन टू इन्फॉर्म यू दैट write your name, a student of class and section, need your permission for 2 days leave due to health emergency. I have a fever right now and will not be able to go to school for the next 2 days. However, I assure you that I will cover the school work once I return. Please grant my 2 days leave from date to date. Thank you for your consideration and cooperation. Obediently, your name, class, roll number, date. This is your dummy email. Please write it. सर वहाँ पे डियर सर लिखना ठीक रहेगा? हाँ हाँ, क्या लिखोगे डियर की जगह? रिस्पेक्टेड सर। सेम है भाई। अच्छा, मान लो तुमने अटैचमेंट वर्ड पे जाके, मैंने जो अभी इससे पहले आपको एप्लीकेशन लिखवाया था वो लिख लिए, PDF में डाल दिए, उसको अटैचमेंट बना के अटैच कर लिए। जब अटैचमेंट मेरा ऑलरेडी है तो क्या मेरे को इतना लिखना ज़रूरी है क्या? इतना चीज़ कहाँ? सब्जेक्ट लिखना पड़ेगा कि नहीं लिखना पड़ेगा? लिखना पड़ेगा। डियर सर लिखना पड़ेगा नहीं लिखना पड़ेगा? ग्रीटिंग्स तो दोगे ना यार, ग्रीटिंग्स आपको ऑलवेज देनी है। ठीक है, आप ग्रीटिंग्स दोगे, इसके बाद क्या लिख सकते हैं? खाली अटैचमेंट डाल के भेज दोगे? आई एम राइटिंग दिस मेल टू इन्फॉर्म यू दैट, ठीक है, I
am attaching my application below, so please feel free to find it. फिर नीचे में लिख लेना थैंक्स एंड रिगार्ड्स, और अपना जो भी है सिग्नेचर नाम वो डाल के अटैच करके भेज सकते हो। मेरे को आज सभी का एप्लीकेशन आ जाना चाहिए मेल पे। मैं अपना मेल अभी दे दूंगा। मेरे को मेल पे सभी का एप्लीकेशन चाहिए, वर्ड पे लिखा हुआ, वो एज ए अटैचमेंट आपके मेल पे होगा। और जो मैंने अभी बताया इतना नहीं लिखना है, जो अटैचमेंट के लिए हम लोग सेंटेंस लिख सकते हैं छोटा सा, कि आप मेरा अटैचमेंट नीचे फाइंड कर सकते हो। थैंक्स एंड रिगार्ड्स, अपना कंक्लूड करो अपना नाम बैच दे के। और प्लीज़ आप लोग जो भी लिखते हो अपनी राइटिंग को अच्छा करके लिखा करो, क्योंकि आप लोग अभी एग्ज़ाम वाले फेज़ में हो। एग्ज़ाम दोगे, आपका राइटिंग सही होना चाहिए हमेशा। एग्जामिनर को समझ में नहीं आएगा कि आप क्या लिख रहे हो, सीधा कट करके निकल जाएंगे। चलिए एकदम नीट एंड क्लीन लिखना चाहिए। प्लीज़ 2 मिनट में ख़त्म करो जो भी लिख रहे हो फास्ट।
ओके, आई थिंक सबका हो गया है। और अब ना आपको एप्लीकेशन में ना मेल लिखने में दिक्कत होनी चाहिए, क्योंकि मेल का भी मैंने सारा पार्ट बता दिया, सेक्शन बता दिया किस पार्ट में किस सेक्शन में आपको क्या लिखना है। ओके, तो आज के बाद मेल भेजने में कभी हिचकना मत। अब वो अलग बात है लॉगिन करने नहीं आता हो, लॉगिन करने तो आता है ना पक्का। अच्छा एक बात बताओ, सिंपल सा चीज़, अगर मेरा मेल आईडी है saurabh KUM@021@gmail.com और मेरे को मेल करना है किसी @outlook वाले को, जाएगा क्या? मेरा मेल एड्रेस है @gmail.com, मेरे को मेल करना है @outlook.com वाले को, जाएगा? हाँ या ना? कुछ ऐसा नहीं होता, कुछ भी बोलना है ना, हाँ या ना? जाएगा, जाएगा। मेल एड्रेस आप अपने आउटलुक पे अपना लॉगिन कर सकते हो, जीमेल। हाँ, तो फिर क्यों नहीं जाएगा? आउटलुक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आप अपना मेल एड्रेस लॉगिन कर सकते हो। आउटलुक क्या होता है? आउटलुक भी सर एक जीमेल की तरह मेलिंग एप्लीकेशन। हाँ, जीमेल आउटलुक आपका एक प्लेटफॉर्म है जो आपको सर्विस प्रोवाइड करती है मेल्स भेजने और रिसीव करने के लिए, ठीक है। आपके पास भले @gmail.com रहे या @outlook.com रहे, उससे फर्क नहीं पड़ता है, आपके पास प्रॉपर सही बस आईडी होना चाहिए। अरे भैया पेटीएम करते हो ना, फ़ोन पे करते हो ना, क्या फ़र्क पड़ता है @SBI वाला हो या @OKAccess वाला हो, जाता है ना। फिर सेम चीज़ है, जो चीज़ हम लोग वहाँ देख रहे हैं सेम चीज़ यहाँ पे इंटीग्रेट की गई है। हो गया सबका ना? चलो ठीक है, आज के लिए दोनों को एक वर्ड दे रहे हैं टॉयल, उसमें ऐड करो सॉइल। सॉइल का मतलब क्या होता है? मिट्टी। टॉयल का मतलब पता है किसी को? सॉइल का मतलब मिट्टी, टॉयल का मतलब कड़ी मेहनत, छोटा सा एक्टिविटी है। इस दोनों वर्ड को कौन रिलेट करता है उसको ऐड करके एक सेंटेंस बनाओ जल्दी से। सॉइल और टॉयल इस दोनों में कौन पर्सन रिलेट करता है उसको जोड़ के एक सेंटेंस बनाओ। सॉइल मतलब मिट्टी, टॉयल मतलब कड़ी मेहनत। पर्सन ही हो सकता है, कुछ भी बनाओ, जल्दी से वो एक सेंटेंस बनाओ। सॉइल मतलब मिट्टी, टॉयल मतलब कड़ी मेहनत, एक सेंटेंस जल्दी से। जिसका हो जाए प्लीज हैंड रेज कीजिएगा। सॉइल मतलब मिट्टी, टॉयल मतलब कड़ी मेहनत। भाई सुन के ही नया वर्ड मतलब सेंटेंस बन जा रहा है, बताओ। ants do toil in digging the soil. क्या बोले? Ants do toil in digging the soil. ओके, वेरी गुड। बैठो। और कोई? और किनका बन गया? Farmers toil on the soil. ओके, वेरी गुड। और कोई? बोलो आसिफ। If you toil, you dig all the soil. यू गेट ऑल द सॉइल। चलो ठीक है, वेरी गुड। और कोई? फार्मर्स टॉयल इन द सॉइल, किसान मिट्टी में कड़ी मेहनत करते हैं। मैंने क्या बोला था? इस दो वर्ड को जो रिलेट करता है आपस में उसको ऐड करो, सेंटेंस बनाओ। फार्मर्स टॉयल इन द सॉइल, किसान मिट्टी में कड़ी मेहनत करते हैं। दैट्स ऑल। आज की क्लास हम लोग कंक्लूड करते हैं, ठीक है। अब इसके बाद क्लिकर करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच। Thank you, sir.